नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न। और ये जो 20 प्रश्न है दोस्तों सामान्य हिंदी के, ये पटवारी परीक्षा 2017 में जो हुई थी दोस्तों, उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, लेकिन जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। अगर दोस्तों इस प्रकार से आप सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका जो सिलेबस है ऑटोमेटिकली पूरा कवर हो जाएगा और साथ में दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और देखिए दोस्तों, ये सामान्य हिंदी की आज 6वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 6वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों मैं 5 क्लास आपके लिए सामान्य हिंदी की लेकर आ चुका हूं। ठीक है, यदि अभी तक आपने उन क्लास को नहीं देखा होगा तो जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको वो क्लासों में भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। यहां पूछ रहा है दोस्तों कौन सा व्यंजन जो है नासिक के नहीं है। देखिए यहां पर है नहीं पूछा है, यहां क्या पूछा है? नहीं पूछा है। मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर 3 व्यंजन क्या है? नासिक के हैं और एक जो है दोस्तों वो नासिक के नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये हो जाएगा थम। ये थम लिखा है दोस्तों, ये क्या है? नासिक के व्यंजन नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें क्वेश्चन सॉल्व तो करना है, लेकिन हमें पूरे कॉन्सेप्ट को उसके समझना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का। अब वर्ग क्या होते हैं? तो देखिए स्वर जो होते हैं, व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, उसमें वर्ग होते हैं। जैसे ये का वर्ग हो गया, का कलम का, खा खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का, इंगा। ठीक है, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है। तो ये जो लाइन होती है दोस्तों आड़ी वाली, इसे वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले वर्ग का इंगा, ठीक है, दूसरे वर्ग का इया, तीसरे का अड़ावाड़ का, ठीक है, चौथा का जो हो जाएगा नानल का, और 5वें का जो दोस्तों मां मछली का। ठीक है, तो ये जो 5 है दोस्तों व्यंजन, ये क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है, तो याद रखना नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है, या इसे हम अनुनासिक व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते भाई। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णों को दोस्तों क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है स्वर और एक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, 33 भी मानी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं और आगे पीछे हो जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। ठीक है, आप ये मान के चलो दोस्तों कि स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की। वर्णों का क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। तो देखिए यहां व्यंजन क्रम तो आप काट दोगे। ठीक है, जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों उनको एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहां आप वर्ण क्रम में और वर्ण विच्छेद में थोड़ा कंफ्यूजन हो गए एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना इसे कहते हैं हम वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब ये वर्ण विच्छेद होता क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए, किसी शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी शब्द के वर्णों को, मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक उदाहरण देखोगे तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। देखिए दोस्तों, आम लिखा हुआ है। आम को क्या करते हैं? आम में पहला स्वर क्या होता है? बड़ा आ होता है। ठीक है, बड़ा एक स्वर है ना। ठीक है, तो बड़ा अ स्वर है दोस्तों, तो आ हो गया। क्या हो गया? बड़ा एक स्वर है तो आ हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो मां होता है ना, ये मां जो होता है ना, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हलंत वाला मां और प्लस आ छुपा रहता है। आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो व्यंजन होता है दोस्तों, वो शुद्ध रूप उसका कौन सा होता है? हलंत वाला होता है। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि का जो लिखा है ये व्यंजन है क्या, तो नहीं है। जब तक इसके नीचे दोस्तों हलंत नहीं लगेगा इसे व्यंजन नहीं माना जाता। मतलब दोस्तों हलंत वाला रूप ही क्या होता है? शुद्ध व्यंजन रूप कहलाता है। ठीक है, तो देखिए आम को हम विच्छेद कर रहे हैं तो आ हो गया, स्वर हो गया। इसके बाद दोस्तों व्यंजन क्या होगा? मां का हलंत वाला होगा और मां के साथ क्या छुपा है? आ छुपा है। इसी प्रकार से पेस्ट को देख लीजिए।
आधा पा मतलब पा के नीचे हलंत हो गया, फिर ऋषि का लगा है, फिर सा आधा षटकोण का, फिर ठा भी है, फिर आ भी है, ठीक है। इस प्रकार से कमल देखिए, का है, फिर आ है, फिर माँ है, फिर आ है, फिर ला है, फिर आ है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, देखिए कमल में क्या है, पहले आया है का, क्या है व्यंजन, फिर स्वर, फिर व्यंजन, फिर स्वर, फिर व्यंजन, फिर स्वर, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन को अलग करना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो भाई मैं आपको बताऊं नहींगा, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। अनार का, आम का, इमली का, ठीक है, ईक का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, ऋषि बाबा का, ठीक है। इसके बाद ओखली का, औरत का, अंगूर का, आहाकुशी का। ये क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें रा रस्सी का दोस्तों आपको पता है, रा रस्सी का क्या है, व्यंजन है, ठीक है। बाकी आम का, इमली का और उल्लू का क्या है, ये स्वर है, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। चलिए देखिए दोस्तों, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, देखिए ऐसे ध्वनि जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देगा, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, कुछ भी दे देगा। तो याद रखना दोस्तों, स्वर कहलाते हैं क्या, जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने पर जो वर्ण होते हैं दोस्तों उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। और हिंदी भाषा में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। इस 11 स्वर के नाम मैंने आपको बता दिया, ये लिखे हैं, पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, शुद्ध वर्तनी है। अब भाई यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वर्तनी से। 1 से 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड में तो आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एमपी पटवारी में 25 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए वहां पर आपको क्या होगा, वहां आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं वर्तनी से, ठीक है। तो अनाधिकार जो है दोस्तों ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अलौकिक, देखिए अलौकिक जो है इसको कैसे लिखते हैं, देखिए भाई इसमें बड़ा आ है लेकिन बड़ा नहीं आता, इसमें ऐसा लिखते हैं अलौकिक। इन शब्दों को दोस्तों आप जिस भी किताब से पढ़ रहे होगे तो एक बार इनको पेन से लिख लिख के देख लेना, ठीक है। अलौकिक होता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों अत्यधिक है, अत्यधिक में देखिए यहाँ या में बड़ा या लगा है, ऐसा नहीं होता भाई, ये होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक, ठीक है। और ये बारात, अब देखिए दोस्तों बारात जो है ना, बारात जो शब्द है ये बारात सही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, लेकिन व्यापम ने क्या माना है, अनाधिकार भी सही लिखा हुआ है, इसलिए दोस्तों बारात को उसने गड़बड़ मान लिया। कई कई जगह दोस्तों बारात क्या होता है इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो ऐसा मतलब जो हिंदी के विशेषज्ञ लोग हैं उनका मानना ये होता है कि बारात जो होता है दोस्तों व्याकरण का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। मतलब शुद्ध रूप बारात का व्याकरण का ये होता है बड़ा वाला हो, ठीक है। लेकिन अपन नॉर्मली दोस्तों इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। आप अनाधिकार आपको पता था सही लिखा तो आप अनाधिकार में टिक कर दो, ठीक है। हालांकि बारात भी यहां पर ये शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखिए एक होता है आपका सबसे पहले वृद्धि संधि, ठीक है, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, और एक और संधि कौन सी होती है भाई, तो दीर्घ संधि, ठीक है। 5 संधि होते हैं स्वर संधि के, है ना, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक। मैंने आपको जब संधि का वीडियो पढ़ाया था दोस्तों तो पूरी ट्रिक बता दिया था कि कैसे संधि को पहचानते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है संधि का, ट्रिक पहचानने वाला, जो स्वर संधि के भेद है वो जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा यदि यहाँ पर ध्वनि का मेल हो गया तो संधि हो गया, अगर शब्दों का मेल हो जाता तो क्या हो जाता, शब्दों का मेल होता है दोस्तों तो वहां पर क्या होता है, समास होता है, ठीक है। क्या होता है, शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना। पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, देखिए यहां दोस्तों आपको या तो पति का पर्यायवाची पता होना चाहिए, ठीक है, या पत्नी का पर्यायवाची शब्द पता होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी 3 दिए हुए ना ये सब पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके हैं, पत्नी के। तो पति को दोस्तों बल्लभ कहते हैं, क्या कहते हैं, पति को बल्लभ कहते हैं। और कलत्र, दारा और भार्या ये दोस्तों ये पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके शब्द हैं, पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए पति को दोस्तों नाथ भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं, कांत भी कहते हैं, भर्ता भी कहते हैं, बल्लभ भी कहते हैं, आर्यपुत्र भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, ठीक है। और पत्नी को दोस्तों कांता, ठीक है, भार्या, बल्लभा, अर्धांगिनी, त्रिया, बामा, बामा नहीं वामा, ठीक है, दारा, गृहिणी, बहू, वधू, प्रिय, प्राण प्रिय, जाया, कलत्र। इस प्रकार से दोस्तों पत्नी के ये क्या है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द होते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो गृहिणी लिखा हूं ना मैंने, इसकी वर्तनी को देखते हुए चलना भाई, ठीक है, क्योंकि गृहिणी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गृहिणी में ये वाला गृहिणी लगता भाई, ग्रह वाला गृहिणी लगता, ये ग्रह मतलब जो घर में रहने वाले ग्रह है वो लगता है, ठीक है। अच्छा इस प्रकार से बधू, ठीक है, बधू में क्या करते हैं हम, बा बकरी का बना देते हैं और धू लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ वा वाला होता है, वा वजन का, ठीक है, वा वजन का वाला वो आता है बधू में। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो बर्तनियां हैं इनको भी आप देखते हुए चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडे से जन्म लेने वाला क्या होता है, एक शब्द पूछ रहा है, ठीक है, तो अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, ठीक है। अच्छा, जो शिशु को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, जरायु कहते हैं। हम साइंस में पढ़ रहे थे दोस्तों, तो याद रखना शिशु को जन्म देने वाला जरायु भी होता है, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखा हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपको दोस्तों, मैंने यहाँ लगभग 4 और 4 दूनी 8 शब्द लिखा हूँ, ठीक है। आप देखना दोस्तों आपको 8 में से कितने बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है। यदि आपसे बनना होगा तो एक ही बार में समझ में जाएगा। अघ्घन और पूष में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, अघ्घन और पूष में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहा जाता है, हेमंत कहा जाता है मेरे भाई। याद रखना, एक शब्द है, हेमंत कहा जाता है। अघ्घन और पूष में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहा जाता है। अच्छा, शयन करने की इच्छा क्या कहलाती है, तो याद रखना मेरे भाई, सुसुप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है, सुसुप्सा कहलाती है, ठीक है। ये सा सरोते का सा है, ये सा षटकोण का सा है, दोनों में छोटा की मात्रा लगी है, आधा पा और बड़ा सा, ठीक है। सुसुप्सा, एक बार और लिख देता हूं क्लियर, देखिए, पैसा क्या होती है, शयन करने की इच्छा क्या होती है, सुसुप्सा। सदैव रहने वाला, सदैव रहने वाले को क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत। सदैव रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं, वैध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैध कहते हैं ना हम, अवैध कार्य नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों, कानून के अनुसार नहीं होने वाला काम अवैध, और जो कानून के अनुसार होता है उसे वैध कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो व्याकरण का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं, तो भैया याद रखना, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है ना उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला वक्तव्य क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, उसे कहते हैं हम विव्रती। क्या कहते हैं, विव्रती कहते हैं स्पष्टीकरण के लिए दिए जाने वाला वक्तव्य को। अच्छा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, अच्छा आपको तो ये पता होगा कि जिस स्त्री का पुरुष मर गया उसे विधवा कहते हैं, लेकिन जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं, विधुर। क्या कहते हैं, विधुर। अच्छा, बोलने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो बोलने की इच्छा को दोस्तों कहा जाता है विवाक्षा। क्या कहा जाता है, विवाक्षा। क्या कहा जाता है, विवाक्षा कहा जाता है। ईमानदारी से दोस्तों अपने आप में आकलन कर लेना कि आपको इन 8 में से कितने पता थे। अनेक शब्दों में एक शब्द जो मैंने 8 बताया हूं, 4 ये और 4 ये, तो आपको कितने पता थे, आप अपना आकलन स्वयं करना, ठीक है। और नहीं बने होंगे तो ईमानदारी से किताब उठाओ और पढ़ लो, ठीक है। चलिए, निश्चय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो देखिए भाई, निश्चय का संधि विच्छेद होता है निह धन चय। क्या होता है, निह धन चय। अच्छा, संधि कौन सी होगी इसमें, सिंपल सी बात है, विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि होगी। अच्छा चलिए, अच्छा कुछ रूल होते हैं, देखिए मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, ठीक है। अपन को सारे रूल इकट्ठे नहीं पढ़ना भाई, अपन को धीरे धीरे पढ़ना है। क्या करना है, बूंद बूंद से घड़ा पढ़ना है। तो देखिए, विसर्ग लगा है, ये विसर्ग के बाद यदि ता और सा आता है, ठीक है, क्या आता है, विसर्ग के बाद यदि ता या सा आता है तो याद रखना विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों, नमस्ते क्या होता है, नमस्ते। देखिए नमस्ते को कैसे लिखते हैं, नमः 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 धनते। क्या होगा, नमः धनते। अब देखिए दोस्तों, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का आधा सा हो जाएगा, नमस्ते, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा दोस्तों, विसर्ग के बाद यदि चा चक्की का, छा छतरी का या सा सलजम का आएगा तो याद रखना दोस्तों, उसका क्या हो जाता है, आधा सलजम हो जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, निश्चल, निश्चल में क्या हो जाएगा, नी है धन चल होता है। क्या होता है, नी धन चल होता है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा चक्की का आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, विसर्ग के बाद यदि का कलम का, खा खरगोश का, टा टमाटर का, ठा ठटेरे का, पा पतंग का, फा फल का आता है तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा षटकोण का आधा हो जाता है। जैसे निष्फल, निष्फल को कैसे लिखते हैं, नी है धन फल, नी है धन फल। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, फा फल का आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, आधा क्या हो गया, सा षटकोण का हो गया, निष्फल हो गया, ठीक। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का विलोम शब्द क्या होता है, तो देव का विलोम शब्द होता है दोस्तों दानव। क्या होता है, देव का विलोम शब्द दानव, ठीक है। विलोम शब्द थोड़े अच्छे वाले पढ़ना भाई, ऐसा मत पढ़ना कि खट्टे का मीठा, दिन का रात, आना का जाना, ये सब नहीं आता, ठीक है। अच्छे वाले पढ़ना, ठीक है ना, जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब देखना आपसे कितने बनते हैं ना, कितने विलोम शब्द यहाँ पर बनेंगे आपसे, ये देख के बताना मेरे को, ठीक है। आलोक क्या क्या होता है भाई बताइए, आलोक का विलोम शब्द क्या होता है, आप बताइए। आलोक का, ज्येष्ठ का, स्थावर का, मौन का, और एक और क्या हो गया, विस्तार हो गया, ठीक है। तो इन 5 शब्दों के विलोम शब्द क्या होते हैं बताइए, मैं तो बताऊंगा ही अभी आपको।
देखिए आलोक का होता है अंधकार, क्या होता है आलोक का अंधकार, आलोक का अंधकार। ज्येष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ का होता है भाई कनिष्ठ, क्या होता है ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है, ज्येष्ठ का क्या होता है कनिष्ठ। स्थावर का क्या होता है, स्थावर का होता है जंगम, क्या होता है स्थावर का जंगम, स्थावर का क्या होता है जंगम। अच्छा मौन का क्या होता है, मौन का होता है दोस्तों मुखर, मौन का होता है मुखर। अच्छा विस्तार का क्या होगा, विस्तार का बड़ा मत कर, विस्तार का छोटा मत लिख देना, विस्तार का दोस्तों याद रखना, विस्तार का क्या होगा, विस्तार का होगा संक्षेप, संक्षेप में कहो या विस्तार में लिखो, संक्षेप होता है विस्तार का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं मौखिक का क्या होता है, मौखिक का दोस्तों याद रखना, मौखिक का होता है लिखित, लिखित मतलब दोस्तों लिख कर देना, मौखिक मतलब दोस्तों मुंह से बोलना। अथ मतलब क्या होता है, अथ मतलब हो जाता है दोस्तों शुरुआत करना, अथ का क्या होता है, अथ मतलब होता है अंत, ठीक है। इतिश्री, अथ का क्या होता है इति, ठीक है, अथ का क्या होता है इति। थोक का क्या होगा, थोक का याद रखना, थोक का होता है, थोक मतलब क्या होता है इकट्ठा, परचून मतलब क्या होता है, थोक का परचून होता है अलग अलग। अवनी का क्या होता है, अवनी का होता है दोस्तों अंबर, क्या होता है अवनी का क्या होता है अंबर, ठीक है। अवनी मतलब होता है नीचे वाला धरती और अंबर मतलब ऊपर वाला बादल, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवनी के साथ आप बादल लिख दोगे, ठीक है, अवनी का अंबर ही होता है, ये याद रखना। हेय का क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेय का दोस्तों ग्राह होता है, क्या होता है हेय का ग्राह होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं मृदुल का क्या होता है, तो याद रखना मृदुल का दोस्तों कठोर मत लिख देना मेरे भाई, मृदुल का होता है रूक्ष, क्या होता है मृदुल का रूक्ष होता है। अच्छा चिरंतन का क्या होता है, चिरंतन का दोस्तों याद रखना नस्वर होता है, क्या होता है नस्वर होता है। अच्छा श्री गणेश का क्या होता है, श्री गणेश का होता है इतिश्री, क्या होता है इतिश्री, श्री गणेश करो मतलब शुरू करो, इतिश्री मतलब समाप्त करो। उपमान का क्या होता है, उपमान का अपमान का मत कर देना, उपमान का उपमेय होता है, क्या होता है उपमेय होता है। अच्छा मंद का क्या होता है, मंद का तीव्र मत लिख देना मेरे भाई, मंद का होता है द्रुत, क्या होता है मंद का होता है द्रुत, क्या होता है मंद का होता है द्रुत। चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भाई सूक्ष्म का क्या होता है, सूक्ष्म का बड़ा विशाल मत लिख देना मेरे भाई, सूक्ष्म का होता है स्थूल, क्या होता है सूक्ष्म का स्थूल, आपको स्थूल पता होना चाहिए। षष्ठी का क्या होता है, षष्ठी का दोस्तों वृष्टि मत लिख देना, सृष्टि का होता है प्रलय, क्या होता है सृष्टि का प्रलय होता है। अच्छा अति का क्या होता है, अति का अंत मत कर देना मेरे भाई, अति का होता है अल्प, क्या होता है अति का होता है अल्प, क्या होता है अति का अल्प। ब्रह्म का क्या होता है, ब्रह्म का होता है जीव, क्या होता है ब्रह्म का होता है जीव, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तम क्या का होता है, उत्तम का होता है दोस्तों, उत्तम का निरुत्तम मत कर देना, उत्तम का अधम होता है, क्या होता है उत्तम का अधम होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं मुख्य का क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों मुख्य का होता है गौड़, क्या होता है मुख्य क्या होता है गौड़, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महान का क्या होता है, तो महान का दोस्तों क्षुद्र होता है, क्या होता है महान का होता है क्षुद्र, छतरी का मैं छोटा ऊ की मात्रा उद्रा क्षुद्र होता है, ठीक है। धनवान का क्या होता है, तो धनवान का गरीब मत लिख देना मेरे भाई, धनवान का होता है अकिंचन, क्या होता है धनवान का अकिंचन। इसके अलावा दोस्तों उद्धत का क्या होता है, तो उद्धत का देखिए सौम्य होता है, क्या होता है उद्धत का सौम्य होता है। अच्छा मूक का क्या होता है, मूक का याद रखना मूक चढ़े बचाल, भंगू चढ़े गिरी बालाई का वो है ना दोहा, ठीक है, तो मूक का होता है बचाल। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण का क्या होता है, दक्षिण का उत्तर मत लिख देना, दक्षिण का होता है बाम, क्या होता है दक्षिण का बाम। परोक्ष का क्या होता है, परोक्ष का होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है परोक्ष का प्रत्यक्ष। अच्छा पाश्चात्य का क्या होता है, पाश्चात्य का होता है दोस्तों पौवार्त्य, क्या होता है पौवार्त्य। अच्छा शाश्वत का क्या होता है, शाश्वत का होता है नश्वर, क्या होता है शाश्वत का नश्वर। अच्छा हर्ष का क्या होता है, हर्ष का दुख मत कर देना, हर्ष का होता है विषाद, क्या होता है हर्ष का विषाद। तो ये होगा दोस्तों विलोम शब्द, ईमानदारी से बताना कितने बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुर उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो देखिए दोस्तों दुर उपसर्ग से देखिए दुहाई में तो दू है, ठीक है, ये हो नहीं सकता, दूरी में भी नहीं हो सकता, दूर में भी नहीं हो सकता। देखिए उपसर्ग क्या होता है, पहली चीज तो समझिए, उपसर्ग दोस्तों शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाई कि प्रारंभ में लगा देंगे तो एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए सार्थक शब्द बनना चाहिए, मतलब हम तोड़े उसको। देखिए उपसर्ग को जब है तो करें, ठीक है, अलग करें, जब जो धातु होता है, अभी मैं जब आपको उपसर्ग पढ़ा रहा था प्रत्यय पढ़ा रहा था तो सब बता दिया हूँ, ठीक है। धातु जो होता है दोस्तों और जो मूल शब्द होता है उसमें कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दूरी में दूर अलग कर दिए और पता चला कि ई बच गया, तो ये इस प्रकार से नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना दुर्दशा में क्या है, दुर उपसर्ग होता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्दों के आगे लगता है, प्रारंभ में लगता है, आदि में लगता है, ठीक है। क्या कहाँ लगता है, या देखिए दोस्तों आगे भी लगता है, इसे कह सकते हैं आरंभ भी कह सकते हैं, प्रारंभ भी कह सकते हैं और आदि भी कह सकते हैं। शब्दों के आगे भी, आदि भी, आरंभ भी, प्रारंभ भी, ठीक है, ये सब समानार्थी हैं। याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग बता रहा हूँ। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और अरबी फारसी के उपसर्ग होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं
वो पढ़ना है। देखिए दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार, इस प्रकार के शब्दों में दोस्तों जहां रा की रेप लगी हो वहां दुर उपसर्ग होता है। क्या होता है? दुर उपसर्ग होता है। लेकिन दुराचार दोस्तों याद रखना, यहां रा की रेप नहीं लगी है, फिर भी यहां पर क्या है? दुर उपसर्ग होता है। क्या होता है? दुर उपसर्ग होता है। नेक्स्ट दोस्तों दुष्ट चरित्र, दुस्साहस और दुष्कर, क्या होता है? दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर और दुष्ट, ठीक है। दुष्ट नहीं है, ये दुष्ट है, ठीक है, टा एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, दुष्ट चरित्र है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों छोटा दू की मात्रा दू और सा, क्या हो गया? छोटा दू की मात्रा सु और दा, सा, ठीक है, हलंत लगता है, दुष्ट होता है। यहां पर क्या होता है? दुष्ट। निर्गुण और निर्जन में क्या होगा दोस्तों? निर्गुण और निर्जन में याद रखना निर होता है। क्या होता है? निर्गुण और निर्जन में निर होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों निस्तार और निश्चित, निस्तार और निश्चित में दोस्तों याद रखना नी और सा होगा। क्या होगा? नी और सा होगा। इस प्रकार दोस्तों संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, जहां क्या लगा हो, कहां लगा हो, ये अनुस्वार होता है। जो बिंदी होती है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जहां अनुस्वार लगा हो दोस्तों याद रखना वहां सम होता है। क्या होता है? सम होता है। उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, यहां पर दोस्तों याद रखना उत लगा है। क्या लगा है? उत लगा है। देखिए उद्गम, उद्गम को कैसे लिखते हैं? याद रखना उद्गम को लिखते हैं ऐसा, उद्गम, ठीक है। तो यहां क्या होता है? उपसर्ग, उत उपसर्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखना दोस्तों नवरत्न में द्विगु समास होता है। नवरत्न में कौन सा समास होता है? द्विगु समास। अच्छा द्विगु समास याद रखना दोस्तों। समास क्या होता है? पहले चीज तो ये देखो, मैंने आपको बता चुका हूं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कोई नया सार्थक शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अच्छा समास में कोई भी शब्द होता है उसमें 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद मतलब पहला पद, ठीक है। एक होता है उत्तर पद मतलब बाद का पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद, पूर्व पद मतलब पहले पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद। जैसे दोस्तों यहां पर उदाहरण के लिए नवरत्न लिखा हुआ है तो इसमें नव जो है दोस्तों पूर्व का पद है और रत्न क्या है? ये उत्तर पद है। नव क्या है? पूर्व पद है और रत्न क्या है? उत्तर पद है। अगर दोस्तों किसी भी शब्द में आपको क्या हो पूर्व पद मतलब पहले का पद दोस्तों संख्यावाची दिखे, कैसा दिखे? संख्यावाची दिखे, तो याद रखना वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। और उससे क्या होता है दोस्तों? हमें किसी समूह का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? समूह का ज्ञान होता है या समाहार का ज्ञान होता है, जिसे हम कह सकते हैं। जैसे नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह है, ठीक है। 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार क्या होता है? नवरत्न होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इस प्रकार से उदाहरण देखिए दोस्तों, जैसे नवरत्न हो गया, ठीक है, नवरात्र हो गया, पचमढ़ी हो गया, सप्ताह हो गया, त्रिकोण हो गया, तिरंगा हो गया और क्या लिख सकते हैं? पंचमढ़ी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चल बसना देखिए अपन नॉर्मली सुनते हैं ना, चल बसे मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु होना, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। तत्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तत्व कैसे लिखते हैं? तत्व यौगिक मिश्रण, समझ रहे हो ना? तत्व ऐसे लिखते हैं, तत्व यौगिक मिश्रण पढ़े होंगे भाई। तत्व, तत्व ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो तत्व शुद्ध रूप हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए मुहावरे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। मुहावरे बहुत सारे मैंने लिख दिया हूं यहाँ पर, इनको आप पढ़ लेना, है ना। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि रस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों काव्य को क्या होता है? काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में क्या होगा? पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक, श्रोता या दर्शक, ठीक है, पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। याद रखना रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं या अवयव होते हैं। क्या होते हैं? रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? जैसे श्रृंगार रस का हो जाता है, क्या होता है? रति का प्रेम हो गया, बी रस का उत्साह हो गया, तो ये क्या होता है? स्थायी भाव होता है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव भी 4 प्रकार के, अनुभाव जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूं पहले भाई, ठीक है। चलिए अच्छा श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। बाकी सभी रसों के आपको पता होना चाहिए। देखिए बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका उदाहरण अभी अपन ने एक देख लिए, ठीक है, उदाहरण देखे ना, या देखिए उदाहरण नहीं देखे, स्थायी भाव देखे थे, ठीक है। तो उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने दहाड़ हो किसी की दहाड़ो, तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए नबल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी, मैं कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ दोस्तों याद रखना उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अच्छा अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहां शब्दों का खेल होता है उसे शब्द अलंकार, जहां अर्थों का खेल होता है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ उपमा अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार होता है। कैसा अलंकार होता है? अर्थ अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ अर्थों का खेल होता है। क्या होता है? अर्थों से ये अर्थों का भाव प्रकट करता है, ठीक है।
तो देखिए उपमा दोस्तों सिंपल बात है। उपमा मतलब आप सीधा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, उपाधि। क्या हो गया? उपाधि। मैंने कह दिया कि मान के चलिए कौवा क्या है? कौवा चंद्रमा है। क्या है? कौवा चंद्रमा है। तो ये उपाधि दे दी ना कौवा को, तो वही उपमा अलंकार होता है। सिंपल समझने की बात है ना। उपमा अलंकार में दोस्तों याद रखना चार चीज इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार में चार चीज होती है, उपमेय, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान। इसके अलावा दोस्तों एक सादृश्यवाचक शब्द होता है और एक समान धर्म वाला होता है। ठीक है, चलो मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको, है ना। तो इसमें उपमा अलंकार है, ये वाले उदाहरण में आप इसको याद रख लेना। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी। यहाँ क्या हुआ दोस्तों? श्याम शरीर की मतलब श्याम जी के शरीर को दोस्तों सजल नीरसी कल कांति थी। किसकी उपाधि दी गई है? नीरद की उपाधि दी गई है। नीरद सी, नीरद सी, नीरद सी, नीरद मतलब नीरद क्या होता है? पानी। ठीक है, तो नीर की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलिए उपलंकार के चार भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, उपमेय भेद नहीं होते, अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म और सदस्यवाचक शब्द है। ठीक है, तो देखिए सदस्यवाचक शब्द सादृश्य नहीं सदृश सादृश्य होता है। ये सदृश सदस्य लिख गया है, सादृश्य होता है, सादृश्यवाचक शब्द। अब ये सब समझाऊंगा, आपको समझ में जाएगा। देखिए उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। उदाहरण के लिए मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या है? मुख की उपमा दे रहा है, किससे? चंद्रमा से। किसकी उपमा दे रहा है? मुख चंद्र सा सुंदर है, मतलब जो मुख है वो किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी उपमा दे रहे हैं हम? मुख की दे रहे हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान। तो चंद्रमा क्या हो? चंद्र क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अच्छा, जो सा है दोस्तों याद रखना, ये क्या है? सा जो होता है दोस्तों ये सादृश्यवाचक शब्द होता है। मुख चंद्र सा, चंद्र सा चंद्र के समान है, मतलब क्या? सादृश्यवाचक शब्द है। जैसे सा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जैसा हो सकता है, ज्यों हो सकता है, त्यों हो सकता है, ये सब सादृश्यवाचक शब्द होते हैं। और सुंदर क्या है दोस्तों? तो ये समान धर्म है। क्या है? मुख और चंद्र दोनों क्या है? सुंदर है, मतलब क्या है? समान धर्म है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों उपमा अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा क्या होता है दोस्तों? जिसमें चारों अंग उपमेय, उपमान, समान धर्म और सदृश्यवाचक शब्द हो, उसे कहते हैं पूर्णोपमा। और जिसमें दोस्तों इसमें से एक भी दो गायब हो या तीन भी गायब हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे मुख में क्या हो गया? उपमेय हो गया मुख है, चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया, सा क्या हो गया? सादृश्यवाचक शब्द हो गया, सुंदर क्या हो गया? समान धर्म हो गया। लेकिन सेकंड देखिए दोस्तों, मुख चंद्र सा है, तो इसमें क्या गायब है? देखिए मुख जो है, ये मुख गलत लिख गया है, मुख ऐसा होता है। ठीक है, तो मुख हो गया उपमेय, चंद्र क्या हो गया? उपमान हो गया, सा क्या हो गया? ये सादृश्यवाचक शब्द हो गया। लेकिन यहाँ समान धर्म गायब है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये लुप्त उपमा हो जाएगा। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष का क्या विलोम शब्द होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष। ठीक है, विलोम शब्द आप पूरे रट डालो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा विग्रह संधि वृद्धि संधि का नहीं है? मैंने जब आपको बढ़ाया था दोस्तों, वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब होता है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी मतलब दोस्तों जहां भी आपको दो मात्रा दिखे, क्या दिखे? जहां भी आपको ऊपर दो मात्रा दिखे वो क्या होता है? वृद्धि संधि होती है। चलिए एक को कैसे लिखेंगे? एकैक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एकैक लिखते हैं। यहाँ दो मात्रा है इसलिए वृद्धि संधि है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वन औषधि, यहाँ औ में दो मात्रा लगी है, ये भी वृद्धि हो गई। और भाव धन एक ये हो जाता है भावेक्य। क्या हो जाता है? भावेक्य, यहाँ भी वृद्धि संधि हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सुधन अल्प, सुधन अल्प में क्या हो जाएगा? ये स्वल्प हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वल्प हो जाता है। यहाँ ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ क्या होगी? वृद्धि संधि नहीं होगी। जब मैंने संधि पढ़ाया था तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाया था। क्या समझाया था? कि जहां दो मात्रा ऊपर देखिए वहां कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। जहां एक मात्रा देखिए वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। जहां अय आओ या फिर इस प्रकार के शब्द देखते हैं या तीन अक्षर का शब्द दिखता है वहां अयादि संधि होती है। यड़ संधि में क्या होता है दोस्तों? या, रा, ला, वा दिखते हैं, उसके आगे क्या आता है? आधा अक्षर आता है। और दीर्घ संधि में क्या होती है? बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आते हैं। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक प्रत्येक होता है, ये बनता है। प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, ये भी उपसर्ग से बना है, प्रति से। प्रतिधन क्षण, प्रतिक्षण भी बना है। प्रताप को कैसा लिखोगे भाई? प्रताप में प्रति उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या? ठीक है, ये लोकोक्ति होती है। क्या होती है? लोकोक्ति। अच्छा, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अर्थ होता है दोस्तों? मुहावरा एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है और लोकोक्ति क्या होता है? जो लोक मतलब इस जग में क्या होती है? ऐसी उक्ति जो जग में फेमस हो उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हाथ कंगन को आरसी का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप दोस्तों मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, और एक और होता है दोस्तों अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो इन शब्दों को शब्द युग में भी होता है। इन शब्दों की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे कुछ नहीं बनने वाला। हिंदी में तो जितने शब्द आपके सामने आएंगे ना
सब समझ में जाएगा। ठीक, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वोकैब्युलरी आएगी हिंदी की, आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, मनोहर का समास विग्रह बताइए। मन को हरने वाला, क्या? मन को हरने वाला। और मैंने बताया दोस्तों, जहां को इस प्रकार के संबंधवाचक शब्द आते हैं वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसमें कौन सी पहली विभक्ति लगेगी? संबंध का के की, ये नहीं लगेगी। कर्ता ने कर्म को, क्या? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पेय पर और संबोधन है वो। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये हो गए आपके क्या पूरे 20 क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो कोशिश तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्लास पसंद आई होगी लाइक करना, शेयर करना और चैनल नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।